हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन है क्लास 1 के वो कब से शुरू होने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो बाकी एडमिशन्स भी जो हैं क्लास 1 के अलावा, ठीक है, क्लास 2 ऑनवर्ड्स जो एडमिशन्स हैं वो कब से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए उसके बाद में देखिए डेट्स हमें पता चल गई है। डेट पता चलने के बाद में दूसरी चीज़ ये रहती है कि एडमिशन की गाइडलाइंस क्या क्या हैं, एडमिशन का फॉर्म कैसे भरा जाता है, एडमिशन के टाइम पर हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें देखिए ये एक चीज़ सबसे बड़ी आती है आपकी कैटेगरी। ठीक है, दो तरह की कैटेगरी आप उसमें देखते हैं। कैटेगरी कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी जनरल कैटेगरी, ठीक है, यानी कि कास्ट जिसे हम बोल देते हैं जनरल कैटेगरी। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सर्विस कैटेगरी। ठीक है, तो ये सर्विस कैटेगरी हमारी क्या है? ठीक है, इस सर्विस कैटेगरी के हमारे क्या मायने हैं। फिर उसके बाद में आरटीई क्या है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ जनरल गाइडलाइंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए ये आप देख सकते हैं गाइडलाइंस का यहाँ पर एक कॉलम है। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस देखिए डेफिनेशंस आप यहाँ पर देखिए, इन द सुपरविजन ऑफ ऑल द गाइडलाइंस गवर्निंग एडमिशंस इन केंद्रीय विद्यालय that have been issued in the past, the following guidelines are issued to regulate admission in the Kendriya Vidyalaya with effect from the academic session 21-22 and onwards. These guidelines are not applicable to Kendriya Vidyalayas located abroad and Dr. Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya President State New Delhi। देखिए जो ये गाइडलाइंस हैं वो केवल और केवल जो अब्रॉड में केवीज हैं उनमें, और जो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय जो कि प्रेसिडेंट स्टेट में, उनमें एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी केवीज हैं उनमें सब में एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, कौन कौन इसमें एडमिशन के लिए पात्र है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें एडमिशन के पात्र हैं कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, an employee who is regular, यानी कि that is an employee working on that post sanctioned by the government in substantive capacity and draws his emoluments from the consolidated funds of India। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात इसमें ये हो गई कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनका ट्रांसफरेबल जॉब होनी चाहिए। ठीक है, एन एम्प्लॉय हु हैज बीन ट्रांसफर्ड एट लीस्ट वंस इन द प्रीसीडिंग 7 years shall be deemed to be transferable। Transfer, an employee would be treated as transferred only if she has been transferred by the competent authority from the one place urban agglomeration to another place urban which is at a distance of at least 20 kilometers and minimum period of stay at a place should be 6 months। देखिए ये सारी चीज़ें क्या है, देखिए जो हमारी कैटेगरी 1 हो जाती है। ठीक है, कैटेगरी 1 जो हमारी सर्विस कैटेगरी है, ये उसके तहत आपको चीज़ें बताई जा रही हैं कि सर्विस कैटेगरी 1 के अंडर में कौन से लोग आते हैं। जो कि देखिए इसमें मैं आपको बता दूं जितने भी हमारे डिफेंस के लोग हैं, ठीक है, डिफेंस के यानी कि जैसे हमारे नेवी, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी हमारी ये हो गई। लेकिन कहीं कहीं पर ये कैटेगरी सेकंड हो जाती है। वो कहाँ पर? जहाँ पर कि जो कि प्रोजेक्ट के केवीज होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का अगर कोई केवी है, केंद्रीय विद्यालय है, तो वहाँ पर ये कैटेगरी हमारी सेकंड कैटेगरी मानी जाती है। अदरवाइज में दिस विल बी द कैटेगरी 1। अगर आपका बच्चा अगर किसी भी इन सब चीज़ों में से अगर किसी उसमें अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जो है एडमिशन कैटेगरी 1 भरेंगे सर्विस कैटेगरी में। ठीक है, और ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, ट्रांसफर है। ठीक है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के अलावा भी जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये शर्तें हमारी लागू होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसमें देखिए सिंगल गर्ल चाइल्ड, एक ही यहाँ पर हमें दिया गया सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन, कि सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स द ओनली चाइल्ड दैट इज ओनली गर्ल चाइल्ड टू द पेरेंट्स विद नो अदर सिबलिंग्स। अब देखिए ऐसा होता है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब कई बार क्या समझ लिया जाता है कि एक लड़की है, उसके साथ में जी हमारे एक लड़की है और उसके साथ में एक लड़का है, तो हमारे सिंगल गर्ल चाइल्ड है। नहीं, अगर आपका केवल एक ही बच्चा है, 1 चाइल्ड, ठीक है, एंड दैट इज गर्ल, अगर वो लड़की है
तो वो आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड होगी और उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है एडमिशन के वक्त, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडीज क्या हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट और वेयर द गवर्नमेंट शेयर इन इज मोर देन 51% वुड बी डीम्ड टू बी ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। जहां पर क्या है कि 51% से ज्यादा जो है गवर्नमेंट का शेयर होता है, ठीक है, वो हमारी क्या होंगी, ऑटोनोमस बॉडी होंगी, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं प्रायोरिटीज इन एडमिशन। एडमिशन प्रायोरिटीज में सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा, देखिए केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो कि केंद्रीय विद्यालय के वार्ड है। केंद्रीय विद्यालय के वार्ड का मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स जो हैं केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और उनका अगर कोई बच्चा है और उसको एडमिशन करवाना है तो वो क्या होगा, वो किस में माना जाएगा, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद में किसको मिलेगी, जो हमारी सर्विस कैटेगरी हो जाती है, यानी कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उसके बाद में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले किसको है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉयज को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं children of transferable and non-transferable central government employees and children of ex-servicemen. This will also include children of foreign national officials who come on deputation or transfer to India on invitation by government of India, ठीक है। तो ये लोग भी सबसे पहले पात्र हो जाएंगे। फिर क्या है, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये आप अब सर्विस कैटेगरी नोट करते रहिए। सर्विस कैटेगरी 1, 2, 3, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। अब फोर्थ कैटेगरी हमारी क्या आ जाती है वो भी देख लीजिए। फोर्थ कैटेगरी चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर में जो ऑटोनोमस बॉडीज है वो हमारी फोर्थ कैटेगरी में आ जाएगी। फिफ्थ कैटेगरी हमारी क्या हो जाएगी, चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द वर्क चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons. The children of foreign nationals would be considered only in case there are no children of Indian nationals to be listed for admission. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नोट करने वाली बात क्या है, प्रेफरेंस इन एडमिशन टू वार्ड्स विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ द पेरेंट्स इन द लास्ट 7 years। 7 साल में उनके जो ट्रांसफर हुए हैं उसके आधार पर उनको जो प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, केंद्रीय विद्यालय अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग। अगर कोई जो स्कूल है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है या फिर कोई हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंडर में है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे कि जो प्रोजेक्ट के हमारे स्कूल हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के स्कूल अगर जो होंगे वो उनमें एडमिशन, जो हमारे सिविल सेक्टर के एडमिशन, सिविल सेक्टर के जो स्कूल हैं उनमें एडमिशन किस हिसाब से होंगे ये इसमें दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ पाना बहुत जल्दी में, थोड़ा सा आप इसको जल्दी एक बता देता हूँ। देखिए प्रोजेक्ट के जो केवीज हैं उनमें क्या है कि जो जिस इंस्टीट्यूट के अंदर में वो केवी है, ठीक है, तो वहाँ के मान लीजिए जैसे ONGC है, ठीक है, ONGC के जितने भी स्कूल हैं वो किस में आएंगे, हमारे वो प्रोजेक्ट के अंडर में आते हैं। अब प्रोजेक्ट के अंदर में अब जो भी ONGC के जो एम्प्लॉय हैं उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कैटेगरी 1 के अंदर में एडमिसेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद में जो ONGC के जो वर्कर्स हैं उनके अगर जो कोई ग्रैंड चाइल्ड है तो वो भी वहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी के अंदर में एडमिसेबल होंगे। और उसके बाद में जो वहाँ के चेयरमैन हैं, चेयरमैन के कोटे के अंतर्गत जो भी वहाँ पर आएंगे वो भी हमारे फर्स्ट कैटेगरी के अंदर में उनका एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जो भी सारी चीज़ें थी वो प्रीवियस वालों की तरह ही होगी, जो हमारे डिफेंस के स्कूल्स हैं उनकी तरह ही उसमें वो सारी चीज़ें एडमिसेबल होगी, यानी कि जो कैटेगरी 1 पहले थी वो प्रोजेक्ट के स्कूल में कैटेगरी 2 बन जाएगी, 2 वाली जो है वो 3 बन जाएगी, 3 वाली हमारी क्या हो जाएगी, वो 4 बन जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए एलिजिबल एज फॉर एडमिशन। एडमिशन की एज क्या है, एडमिशन की एज देख लीजिए यहाँ पर, फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए 5 से 7 साल, यानी कि जो 31 मार्च है। अब देखिए कई बार ये हो जाता है कि 2 अप्रैल को बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, किसी की जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2 अप्रैल 2016 है। ठीक है, अब वो ये सोचेंगे कि भाई हमारा बच्चा तो 2 अप्रैल को 5 साल का हो जा रहा है, 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे
2 अप्रैल 2021 को वो 5 साल का हो गया, ठीक है, 5 ईयर्स का हो गया, और फॉर्म वो भरने लगे 3 अप्रैल को, तो वो सोचेंगे कि फॉर्म भर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बच्चा है वो 31 मार्च तक आपका क्या है, वो 5 साल का पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, क्लास 1 में एडमिशन के लिए 5 साल जो है आपके 31 मार्च तक बच्चे के पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो 5 से 7 साल, इसी तरीके से ये जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी उसी तरह से ये 5 से 6, फिर 7, 4th क्लास में 8 ईयर्स, 5th क्लास में 9 ईयर्स, 6th क्लास में 10 ईयर्स, इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो इस बात का भी आपने बखूबी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, एज का चक्कर की एज की क्या है, ठीक है। क्लास स्ट्रेंथ देखिए जो होती है वो जो मैक्सिमम हमारी होती है जो रखी जाती है वो 40 साल की 40 बच्चों की रखी जाती है। उसके अलावा जो है कुछ कुछ जो इसमें प्रोविजंस है वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये लोकल ट्रांसफ़र की जो बात है ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर में जो और जो चीज़ें हैं, ठीक है। प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है कि देखिए पहले सबसे पहले पब्लिक जो हमारा पब्लिसिटी होती है कि भाई उसके लिए एडमिशन नोटिफिकेशन आता है, वो हमारा आज आ गया। अब जो रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन आपका 1 तारीख से 19 तारीख तक होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो लिस्ट है, लिस्ट हमारी जारी होती है। अब उसके बाद में देखिए डॉक्यूमेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए। फॉर क्लास 1 सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज इन द फॉर्म ऑफ ए बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द अथॉरिटी कंपिटेंट टू रजिस्टर बर्थ, ठीक है। यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, बर्थ सर्टिफिकेट आपका सबसे पहली चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब दिस विल इंक्लूड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम नोटिफाइड एरिया काउंसिल, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एक्सट्रैक्ट अबाउट द डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज पंचायत, मिलिट्री हॉस्पिटल्स एंड, मतलब ये जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट ये किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी से आपका जो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ ऑनेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड पीएसयू एम्प्लॉइज अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ईदर ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट विद द ऑनेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पीएसयू एम्प्लॉइज वुड बी नीडेड। देखिए अगर कोई ग्रैंड चिल्ड्रन है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यानी कि किसी सांसद का अगर, या पीएसयू एम्प्लॉइज जो हैं उनका अगर कोई बच्चा है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए उसको अपना रिलेशनशिप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। मान लीजिए कोई सांसद जी हैं, उनके बच्चे पोता है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पोते का एडमिशन होना है, तो क्या होगा कि उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मेरा ग्रैंडसन है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। अब आगे अगर आप इसमें देखेंगे फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ केवीएस एम्प्लॉयज के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके लिए भी क्या क्या चीज़ें हैं, उनके लिए कि केवीएस एम्प्लॉय प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ये भी सेम है इसमें, ठीक है। जैसा भी हुआ है तो वो भी इसी तरह से होगा। अ सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट, यानी कि अगर आप कैटेगरी वाइज, यानी कि अगर आप SC ST या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, OBC नॉन क्रीमी लेयर से या BPL कैटेगरी से, ठीक है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 2 चीज़ें हमारी कौन सी होगी, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद में सर्टिफिकेट फ्रॉम द सिविल सर्जन, रिहेबिलिटेशन सेंटर और एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, OM नंबर ये, ठीक है। सर्टिफाइंग दैट द चाइल्ड इज हैंडीकैप्ड, अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है तो उसको जो एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी जिसमें वो पूरा मेंशन होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे a service certificate showing the number of transfers during the preceding 7 years duly signed and stamped by the head of office bearing the name, designation and other relevant particulars in block letters, ठीक है। सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आप जो है सर्विस में है किसी, तो आपको अपना सर्विस सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आप किस डिपार्टमेंट के अंदर में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमारी हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और उसके बाद में आपका सर्विस सर्टिफिकेट। अ सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर अनइन्फॉर्म्ड डिफेंस एम्प्लॉय, देखिए जो डिफेंस एम्प्लॉयज हैं जो कि अपनी VRS ले लेते हैं या पेंशन के उस पर चले जाते हैं, तो उनको अपना क्या करना पड़ेगा, रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है, रिटायरमेंट सर्टिफिकेट
और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जो आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है ये, ठीक है, आवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया या मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया या आपका बिजली का बिल हो गया, ठीक है, तो ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी आपको वो प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नोट करने वाली चीज़ें क्या है कि मेयर रजिस्ट्रेशन विल नॉट कन्फेयर अ राइट टू एडमिशन, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही गया है। Incomplete application forms shall normally be rejected in case vacancies remain. Principal may allow completion of the form later at his her डिस्क्रिशन, यानी कि अगर आपका फॉर्म अधूरा रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है, तो आपका फॉर्म जो है वो रद्द माना जाएगा। लेकिन अगर सीट वहाँ पर आपकी खाली रह जाती हैं तो प्रिंसिपल के लेवल से, प्रिंसिपल्स जो है वो अपने लेवल से उसको ओके करके एडमिशन फॉर्म पूरा फिल करवा के उसको एडमिशन दे सकते हैं। Admission secured on the basis of any wrong certificate shall be cancelled by the principal forthwith and no appeal against such action of the principal। अगर कोई जो फॉल्स सर्टिफिकेट अगर प्रोड्यूस करता है तो उसका जो एडमिशन है वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है फॉर एडमिशन टू क्लास 1 द रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन मोड इन अ डबल शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय, ईच शिफ्ट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट विद्यालय फॉर एडमिशन पर्पज। No change of shift will be permitted if multiple registration forms are submitted for the same child in the same केंद्रीय विद्यालय, only the last application will be considered। देखिए होता क्या है कि आप लोग एक ही विद्यालय के लिए 4-4, 5-5 एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, कई तो जानबूझकर भरते हैं, कुछ की जो गलती हो जाती है उसकी वजह से भर देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको केवल एक ही भरना है, ठीक है। अगर आपसे एक से ज़्यादा फॉर्म भर जाते हैं, एक फॉर्म में आपसे गलती हो गई है तो आपको क्या करना है, उस फॉर्म को डिलीट करके दूसरा फॉर्म आप भरेंगे, ठीक है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी 1st, 2nd, 3rd एंड 4th एडमिशन द वेरासिटी ऑफ द सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द पेरेंट्स इन प्रूफ ऑफ देयर सर्विस मस्ट बी इनवेरिएबली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल। देखिए जो 1st, 2nd, 3rd, 4th ये जो कैटेगरी है ये हमारी सर्विस कैटेगरी वाले एडमिशन्स की होती हैं, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 किसके लिए है, जो हमारी ऑटोनोमस बॉडीज के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज। 3rd कैटेगरी कौन सी हमारी, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। 4th कैटेगरी हमारी कौन सी होगी, जो स्टेट के अंदर में ऑटोनोमस बॉडीज में। लेकिन ये जो कैटेगरीज हैं ये प्रोजेक्ट विद्यालय में एक एक नंबर पीछे खिसक जाती है, यानी कि ये कैटेगरीज कंसीडर्ड होंगी 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, ठीक है। यहाँ पर 1st कैटेगरी जो है वो प्रोजेक्ट विद्यालय, मान लीजिए ONGC हो गया, ये FRI हो गया, रबर बोर्ड हो गया, ठीक है, बहुत सारे जो है हमारे इसमें वो प्रोजेक्ट विद्यालय के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनमें के इन विद्यालयों के जो कैटेगरी है वो 1st कैटेगरी जो है वो इन डिपार्टमेंट की मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर और बाकी उसमें पूरा सेम ये सर्विस कैटेगरी मानी जाती है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। तो मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 1 ये देखिए, पहले भी मैं आपको बताया था कि किस किस तरह से जो सीटें रिजर्व होती हैं, ये देख लीजिए आपकी सीट रिजर्व का किस तरह का चक्कर है। देखिए RTE के अकॉर्डिंग 10 सीटें हमारी, यानी कि 40 सीट जो है हमारी टोटल होती हैं, ठीक है, उसमें से 10 सीट हमारी RTE के लिए रिजर्व होंगी, ठीक है। RTE में कौन कौन से बच्चे आ जाएंगे, जो कि पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हैं और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। SC, ST, OBC, SC के लिए हमारी 6 सीटें, ST के लिए हमारी 3 सीटें और OBC के लिए हमारी 11 सीटें रिजर्व होती हैं, ठीक है। तो यानी कि 40 में से ये जो हमारी 29 सीटें होती हैं, 10, 6, 16 और 30 सीटें जो हैं, ठीक है, 30 सीटें जो है हमारी वो इस तरह से रिजर्व ये रहती हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए 3% सीट्स फॉर द डिफरेंटली एबल्ड एप्लीकेंट वुड be reserved horizontally after closing of process of registration. The sequence of conduct of lottery by each केंद्रीय विद्यालय will be as under। देखिए सीक्वेंस कैसे लगता है कि RTE की लॉटरी निकलेगी, सबसे पहले RTE की लॉटरी निकलेगी, उसके बाद में ऑल DA लॉटरीज निकलेंगी, फिर कैटेगरी 1, 2, SC, ST, OBC, कैटेगरी 3rd, 4th, 5, 6, ठीक है, इफ एप्लीकेबल। तो इस तरह से जो एडमिशन की कैटेगरीज जो हैं वो डिवाइड होंगी। जो हमारी जो लिस्ट लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग लगेगी। सबसे पहले लिस्ट लगेगी हमारी RTE स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट DA लॉटरीज, फिर कैटेगरी 1 वालों के लिए, कैटेगरी 2, देन SC, ST के लिए, OBC के लिए, फिर कैटेगरी 3rd, 4th, 5 के लिए, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
आप पूरा का पूरा लिस्ट का प्रोसेस कि किस तरह से लिस्ट निकलेगी और किस किस तरह से वो एडमिशन्स होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आप लोगों को मैंने बताई हैं, और ये किस किस तरह से कब कब ये लिस्ट जो जारी होने वाली है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट कैसे कौन कौन से चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कैटेगरी वाइज कैसे कैसे आप लोगों को भरना है, ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 ये कौन कौन से कैटेगरी हैं ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके वीडियो के नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी आपकी वो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को ज़रूर। ठीक है, ताकि और भी लोगों तक इस सूचना को पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे फिर कभी आगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।